तो अगर आप लोग भी इस बार रेलवे ग्रुप डी में अपनी एक सीट को पक्की करना चाहते हो तो आज की इस क्लास के अंदर टॉप ऐसे 100 क्वेश्चन लेके आया हूं जो पिछले कई सालों से इस तरीके के क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उम्मीद है कि इस वाले एग्जाम में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक प्रश्न को आपको ध्यान से देखना है क्योंकि पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो क्लास को छोड़ करके जा सकते हो क्योंकि इस क्लास के अंदर टोटल हम लोग 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। प्रश्नों की संख्या 100 होने वाली है और टाइम अपने अनुसार से देख लीजिएगा कि आप कितना जल्दी सारा क्वेश्चन का उत्तर दे पाते हो। तो चलिए चलते हैं क्लास की ओर। और इस क्लास के अंदर हम लोग देखने वाले हैं भौतिक विज्ञान के प्रश्न, रसायन विज्ञान के प्रश्न, जीव विज्ञान के प्रश्न, गणित, रीजनिंग और साथ में करेंट्स अफेयर के भी क्वेश्चन देखने वाले हैं। यानी कि जिस तरीके से आपका एग्जाम होगा सारा प्रश्न उसी तरीके से सेट करके तैयार किया गया है। तो अब चलिए चलते हैं क्लास की ओर। सबसे पहले हम लोग करंट अफेयर्स एंड जीके के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन है। काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताना है कि भारत के वर्तमान जो रेल मंत्री हैं वो कौन है। सवाल को ध्यान में रखिएगा। तो आपको याद रखना है कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब यहाँ से मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, उसको भी अपने माइंड में सेट कीजिएगा। सबसे पहले सवाल पूछेगा कि भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि भारत में जो रेलवे का जनक कहा जाता है वो लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। दूसरा प्रश्न पूछेगा कि भारत में मतलब कि पहला बार ट्रेन कब चला था। तो आपको याद रखना है कि 1853 में चला था। और सवाल अगर पूछ लिया जाए कि कहाँ से कहाँ तक चला था तो याद रखना है कि मुंबई से थाने के बीच में चला था। अब चलिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताना है कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी। तो आपको याद रखना है कि जय वर्मा सिन्हा, यानी कि जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब सवाल यहाँ से याद रखिएगा। सवाल अगर पूछा जाए कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई तो आपको याद रखना है कि भारतीय रेलवे बोर्ड की जो स्थापना हुई वो 1905 में हुई थी। दूसरा प्रश्न याद रखिएगा कि रेलवे बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। तो रेलवे बोर्ड का जो मुख्यालय हो जाएगा वो न्यू दिल्ली में रेलवे बोर्ड का मुख्यालय है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बताना है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आपको याद रखना है कि ये बेंगलुरु में स्थित है, यानी कि जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल याद रखिएगा कि अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। तो उसको याद रखना है कि 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। इसको भी ध्यान में रखना है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, 2026 में 25वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी कौन सा शहर देश कर रहा है। तो आपको याद रखना है कि ये ग्लासगो और स्कॉटलैंड कर रहा है, यानी कि जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न है, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताना है कि वन नेशन वन इलेक्शन के गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो आपको याद रखना है कि इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, रामनाथ कोविंद। देखो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए 6ठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि आवर्धन क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। बताना है कि आवर्धन क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि आवर्धन क्षमता इसकी कोई इकाई नहीं होती है, यानी कि जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक सवाल याद रखिए कि लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि लेंस का जो एसआई मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। लेंस का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं कि बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है तो यह मौसम का संकेत है। सवाल पूछ रहा है कि जब बैरोमीटर अचानक से नीचे गिरता है तो मौसम का संकेत है, मतलब क्या संकेत करता है। जब बैरोमीटर अचानक से नीचे गिरता है तो क्या संकेत करता है। तो आपको याद रखना है कि जब बैरोमीटर अचानक से नीचे गिर जाए तो समझ जाइए कि आंधी तूफान आने की संभावना है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
सवाल याद रखिएगा कि समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो याद रखना है कि समुद्र की गहराई मापने के लिए हम बैरोमीटर का प्रयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए करते हैं। चलिए 8 नंबर प्रश्न है, लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को अपना आभासी भार वास्तविक भार से अधिक कब प्रतीत होता है। आपने अगर लिफ्ट में बैठा होगा तो आपका जो आभासी भार होता है वो वास्तविक भार से अधिक कब प्रतीत होता है। तो याद रखिए कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित हो रही होती है तब, यानी कि जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 9वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। बताना है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि इसे संवेग कहते हैं, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आपको बताना है कि कार्य का जो एसआई मात्रक होता है वो जूल होता है। दूसरा प्रश्न याद रखिए कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, जिसे एन से डिनोट करते हैं। चलिए 10वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, प्राकाशिक तंतु किस भौतिक सिद्धांत पर कार्य करता है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बताना है कि प्राकाशिक तंतु जो होता है वो भौतिक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे कार्य करता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। सवाल अगर पूछा जाए कि आकाश का नीला रंग कौन सा प्रकीर्णन के कारण, ऐसा सवाल पूछेगा कि जो आकाश का रंग नीला होता है वो किसके कारण होता है। तो आपको बताना है कि जो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है वो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा को कितने जूल के बराबर होते हैं। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। बताना है कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा कितने जूल के बराबर होते हैं। तो ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। याद रखिए कि विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि विद्युत ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है वो जूल होता है। चलिए 12 नंबर प्रश्न है, परिपथ में वोल्टीमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। बताना है कि परिपथ में वोल्टीमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो आपको याद रखना है कि ये समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, एक आदर्श वोल्टीमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। बताना है कि एक आदर्श वोल्टीमीटर का जो विद्युत प्रतिरोध कितना होना चाहिए। तो आपको याद रखना है कि इसका जो प्रतिरोध होना चाहिए वो होना चाहिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनंत। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, द्रव का तापमान बढ़ाने पर उसकी संयंत्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सवाल कह रहा है कि द्रव की तापमान बढ़ाने पर उसकी संयंत्रता यानी कि वेलोसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको याद रखना है कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घटती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि डायनेमो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सवाल पूछ रहा है कि जो डायनेमो होता है वो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो आपको याद रखना है कि जो डायनेमो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी कि जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक सवाल याद रखिए कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है। ये भी सवाल पूछा जाएगा कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है। तो आपको याद रखना है कि विद्युत मोटर बदलता है। इसको भी ध्यान में रखना है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, जल का त्रिक बिंदु कितना होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताना है कि जल का जो त्रिक बिंदु होता है वो कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 273.6 केल्विन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न है, एक आदर्श आममीटर का आंतरिक प्रतिरोध कितना होना चाहिए। बताना है कि जो एक आदर्श आममीटर का जो आंतरिक प्रतिरोध होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। तो आपको याद रखना है कि ये 0 होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर प्रश्न है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। काफ़ी सिंपल प्रश्न आया है। सवाल कह रहा है कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। ऑप्शन है ऊर्जा, बल, शक्ति या फिर आवेग।
तो आपको याद रखना है कि कार्य करने की जो दर होता है उसे हम लोग शक्ति कहते हैं, यानी कि जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। सवाल कह रहा है कि वायुमंडल के आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि कौन सा उपकरण का प्रयोग किए थे, तो हाइग्रोमीटर, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ से सवाल पूछा जाएगा कि ऑडोमीटर से क्या चेक किया जाता है। तो जो वाहन में आप लोगों ने देखा होगा कि गाड़ी में जो स्पीड वगैरह दिखाता है वो ऑडोमीटर ही लगा हुआ रहता है। तो आपको याद रखना है कि ऑडोमीटर से गाड़ी का स्पीड चेक होता है। लैक्टोमीटर, हाँ लैक्टोमीटर से आपको पता ही होगा कि दूध की शुद्धता की जाँच की जाती है लैक्टोमीटर से। चलिए 20 नंबर प्रश्न है, समुद्र की गहराई मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। सवाल कह रहा है कि समुद्र की गहराई मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताना है कि फेदोमीटर, सोनार का प्रयोग किया जाता है, जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, चंद्रमा से प्रवर्तित प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। सवाल कह रहा है कि चंद्रमा से प्रवर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। तो आपको याद रखना है कि कितना देरी का समय लगता है, 1.28 सेकंड का समय लगता है, लगभग 1.3 सेकंड, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा कि सूर्य का जो प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, यानी कि सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। तो आपको याद रखना है कि 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, इसको भी ध्यान में रखना है। चलिए 22 नंबर प्रश्न है, बल और विस्थापन के बीच कोण कितना होने पर काय शून्य होता है। सवाल कह रहा है कि बल और विस्थापन के बीच कोण कितना होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। तो आपको याद रखना है कि 90 डिग्री पर कार्य किया गया शून्य होता है। राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा कैसी होती है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। सवाल पूछ रहा है कि उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो कैसी होती है। तो आपको याद रखना है कि उत्तल लेंस का धनात्मक होती है, और यहीं पे अवतल लेंस का पूछ लिया जाए तो अवतल लेंस का ऋणात्मक होती है, ध्यान में रखिएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न है, दृश्य प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। सवाल कह रहा है कि दृश्य प्रकाश में किस रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे अधिक होता है। तो आपको याद रखना है कि लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है ना वो सबसे अधिक होता है। यहीं पे सवाल पूछा जाए कि कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो आप लोग को याद रखना है कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो ये बैगनी का होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। चलिए 25 नंबर प्रश्न है, लेंस की क्षमता और उसकी फोकस में क्या संबंध है। ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सवाल को ध्यान में रखना है कि लेंस की क्षमता और उसकी फोकस में क्या संबंध है। तो आपको याद रखना है कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। P बराबर 1/f हो जाएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न है, किसी अंतरिक्ष यात्री को बाह्य अंतरिक्ष का आकाश किस रंग का दिखाई देता है। सवाल कह रहा है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को बाह्य अंतरिक्ष का आकाश का रंग दिखाई देता है, तो काला दिखाई देगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान सर्वप्रथम किसने प्रयोगशाला में मापा था। तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले किसने मापा था, तो ये हेनरी कैडविस ने मापे थे, यानी कि जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, जेट विमान और रॉकेट किस भौतिक संरक्षण सिद्धांत पे कार्य करता है। यह भी सवाल इंपॉर्टेंट है। बताना है कि जेट विमान और रॉकेट किस भौतिक संरक्षण सिद्धांत पे कार्य करता है। तो आपको याद रखना है कि यह कार्य करता है रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि एक समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताना है कि एक समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कितनी होती है। तो इसकी जो फोकस दूरी हो जाएगी वो अनंत हो जाएगी, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न है, परागज्ञ तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। सवाल को ध्यान में रखिएगा कि जो परागज्ञ तरंगों की आवृत्ति होती है वो कितनी होती है।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग केमिस्ट्री का प्रश्न देखने वाले हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है केमिस्ट्री। चलिए 31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि टमाटर में प्राकृतिक रूप से मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है। सवाल को समझिएगा क्या कह रहा है। टमाटर में प्राकृतिक रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है, यहाँ से सवाल पूछा जाएगा, सवाल को ध्यान में रखिएगा। तो इसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिए कि स्कर्विक अम्ल किस में पाया जाता है, तो खट्टे फलों में पाया जाता है स्कर्विक। और सिट्रिक अम्ल भी सिट्रिक अम्ल पाया जाता है खट्टे पदार्थ में, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, ये सब में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न है, आधुनिक अवध सारणी में कुल कितने वर्ग और आवर्त होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सवाल आपसे पूछ रहा है कि आधुनिक अवध सारणी में कुल कितने वर्ग और आवर्त होते हैं। तो आपको याद रखना है कि वर्गों की संख्या 18 होती है और आवर्तों की संख्या 7 होती है। तो ऑप्शन नंबर बी में है 18 वर्ग और 7 वर्ग, या 18 वर्ग और 7 आवर्त, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न है, एल्युमिनियम निष्कर्षण का सबसे मुख्य अयस्क कौन सा है। सवाल इंपॉर्टेंट है, अयस्क से आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा सवाल कह रहा है कि एल्युमिनियम निष्कर्षण का सबसे मुख्य अयस्क कौन सा है। ऑप्शन है हेमेटाइट, बॉक्साइट, गैलेना या फिर केलेमाइन। हेमेटाइट लोहे का प्रमुख अयस्क है, इसको ध्यान में रखना है कि लोहे का प्रमुख अयस्क क्या है, तो हेमेटाइट हो जाएगा। यहीं पे आपसे पूछ रहा है कि एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम का हो जाएगा क्या, तो एल्युमिनियम का हो जाएगा हमारा, हाँ एल्युमिनियम का बॉक्साइट हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ध्यान में रखिएगा। चलिए और केलेमाइन किसका है, तो केलेमाइन हो जाएगा जिंक का केलेमाइन हो जाएगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न है, शुष्क बर्फ वास्तव में क्या होता है। बताना है कि जो शुष्क बर्फ होता है वो वास्तव में क्या होता है। तो शुष्क बर्फ वास्तव में होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है। सवाल पूछ रहा है कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो आपको याद रखना है कि भारी जल का रासायनिक सूत्र DTO होता है। यहीं पे अगर आपसे जल का सूत्र पूछ ले जाए तो आपको याद रखना है कि जल का होता है H2O। चलिए 36 नंबर प्रश्न है, कास्टिंग सोडा का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है। कास्टिंग सोडा का रासायनिक नाम भी पूछ रहा है और सूत्र भी पूछ रहा है। तो आपको याद रखना है कि कास्टिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, और अगर सूत्र पूछा जाए तो NaOH होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 37 नंबर प्रश्न है, सोडियम धातु को सुरक्षित रखने के लिए किस द्रव में डुबोकर रखा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सवाल पूछ रहा है कि सोडियम धातु को सुरक्षित रखने के लिए किस द्रव में डुबोकर रखा जाता है। तो आपको याद रखना है कि मिट्टी के तेल में रखा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 38 नंबर प्रश्न है, परमाणु के पॉजिट्रॉन कण की खोज किसने की थी। सवाल कह रहा है कि परमाणु के पॉजिट्रॉन कण की खोज किसने की थी। तो ये किए थे C. एडरसन, यानी कि जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। यह भी सवाल इंपॉर्टेंट है। सवाल कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो आपको याद रखिए कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए 40 नंबर प्रश्न है, मानव हड्डियों और दांतों के मुख्य रूप से कौन सा रासायनिक यौगिक पाया जाता है। सवाल को समझिए क्या कह रहा है। मानव हड्डियों और दांतों के मुख्य रूप से कौन सा रासायनिक यौगिक पाया जाता है। तो आपको याद रखिएगा कि इसमें पाया जाता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 41 नंबर प्रश्न है, लोहे में जंग लगने पर उसमें कुल भार में क्या परिवर्तन होगा। काफ़ी सिंपल प्रश्न है। उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर लोहे पर जंग लगता है तो उसके भार में क्या परिवर्तन होगा। सिंपल सा प्रश्न है, उसका भार बढ़ जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सवाल पूछेगा कि लोहे में जंग लगना कौन सा प्रक्रिया है। तो आप लोग को याद रखना है कि लोहे में जंग लगना एक प्रकार का रासायनिक प्रक्रिया है। लोहे में जंग लगना कौन सा प्रक्रिया है, तो रासायनिक प्रक्रिया है। चलिए 42 नंबर प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए मेघ बीजन में किस
किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सवाल कह रहा है कि कृत्रिम वर्षा कराने के लिए मेघ बीजन में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो आपको याद रखना है कि कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। आप लोगों ने बहुत बार फिल्म वगैरह में देखा होगा कि अचानक बारिश हो जाता है, तो इसी चीज़ से ही कराया जाता है। सिल्वर आयोडाइड के ही मदद से कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 43 नंबर प्रश्न है, ब्रह्मांड में या प्राकृतिक में सबसे हल्की धातु कौन सी है? सवाल कह रहा है कि ब्रह्मांड में या प्राकृतिक में जो सबसे हल्की धातु है वो कौन सी है? तो आपको याद रखना है कि ये लिथियम हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सवाल याद रखिए कि ब्रह्मांड में सबसे भारी धातु कौन सा है? ये भी सवाल तो पूछा जा सकता है ना कि ब्रह्मांड में सबसे भारी धातु कौन सी है? तो याद रखिए कि सबसे भारी धातु ओसियम है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए 44 नंबर प्रश्न है, विद्युत धारा की सबसे अच्छी सुचालक धातु कौन सी है? बताना है कि विद्युत धारा की सबसे अच्छी सुचालक धातु कौन सी है? ऑप्शन में है तांबा, एल्युमिनियम, चांदी या फिर सोना। तो आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चांदी। चांदी है जो कि विद्युत की सबसे अच्छा सुचालक धातु मानी जाती है। 45 नंबर प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी में किस अत्यंत विषैली गैस का रिसाव हुआ था? सबसे पहले याद रखिए कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो ये 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। लेकिन सवाल आपसे पूछ रहा है कि किस विषैली गैस का रिसाव हुआ था? तो आपको याद रखना है कि इसमें मिथाइल आइसोसोनाइट गैस का रिसाव हुआ था, यानी कि जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 46 नंबर प्रश्न है, चुनाव के दौरान मतदाताओं के उंगली पर लगाई जाने वाली अटीम स्याही को क्या कहते हैं? आपने अगर वोट वगैरह दिया होगा तो देखा होगा कि जो नाखून पे स्याही लगाया जाता है वो उसमें क्या होता है? तो आपको याद रखना है कि इसमें होता है सिल्वर नाइट्रेट होता है। सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3 होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 47 नंबर प्रश्न है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? सवाल इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ रहा है कि कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आपको याद रखना है कि एथिलीन एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, सिगरेट लाइटर में मुख्य रूप से कौन सी LPG गैस भरी जाती है? ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। बताना है कि सिगरेट लाइटर में मुख्य रूप से कौन सी द्रव LPG गैस भरी जाती है? तो आपको याद रखना है कि इसमें ब्यूटेन गैस भरी जाती है। राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु कौन सी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सवाल कह रहा है कि द्रव अवस्था में एकमात्र धातु कौन सी है? तो आपको याद रखना है कि ब्रोमीन होती है। इसका सूत्र होता है Br2। ध्यान में रखिएगा, यानी कि जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर सवाल पूछ लिया जाए कि द्रव अवस्था में एकमात्र धातु कौन सी है, तो आपको याद रखना है कि द्रव अवस्था में एकमात्र धातु पाई जाती है पारा। चलिए 50 नंबर प्रश्न है, पीतल किन धातुओं का मिश्र धातु है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताना है कि पीतल किन धातुओं का मिश्र धातु है? पीतल दो चीज़ों से मिलकर बनाया जाता है, तो बताना है कि कौन कौन से चीज़ से मिलाकर बनाया जाता है? तो याद रखना है कि तांबा और जस्ता से मिलाकर बनाया जाता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक सवाल ये भी याद रखिए कि फ्यूज किस चीज़ का बना होता है? तो फ्यूज जो बना होता है वो शीशा और टीन का बना होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा शीशा और टीन। फ्यूज बना होता है शीशा और टीन से। चलिए 51 नंबर प्रश्न है, बायोगैस और प्राकृतिक गैस CNG का सबसे मुख्य घटक कौन सा है? दोस्तों हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है, तो अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बताना है कि बायोगैस और प्राकृतिक गैस CNG का सबसे मुख्य घटक कौन सा है? तो याद रखिए कि मीथेन हो जाएगा, जिसका सूत्र होता है CH4। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। CNG का फुल फॉर्म याद रखिए कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है CNG का फुल फॉर्म। CNG का फुल फॉर्म क्या बताया? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। चलिए 52 नंबर प्रश्न है, सिरके के मुख्य रूप में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? सवाल पूछ रहा है कि सिरके में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो आपको याद रखना है कि सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और एसिटिक अम्ल का सूत्र भी ध्यान में रखिएगा।
चलिए 53 नंबर प्रश्न है, चींटी और मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इस टाइप का भी सवाल पूछा जाएगा कि चींटी और मधुमक्खी के जो डंक में अम्ल पाया जाता है वो कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपको याद रखना है कि मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, जिसे हम फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 54 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि पीएच स्केल का अवधारणा की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताना है कि पीएच स्केल की अवधारणा की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो आपको याद रखना है कि SPN सोरेसन ने की थी, जो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। बताना है कि जो हंसाने वाली गैस होती है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो ये हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अमोनिया का सूत्र होता है NH3, इसको भी ध्यान में रखना है। चलिए अब हम लोग जीव विज्ञान का प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए 56 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं कि मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सवाल कह रहा है कि मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? तो आपको याद रखना है कि ये मस्तिष्क के आधार में स्थित होता है। राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिए कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो मास्टर ग्रंथि हम पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। 57 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स कहाँ पाई जाती है? सवाल को याद रखिए कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो ये स्टेप्स हो जाएगी, जो कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। सवाल पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है और कहाँ पाई जाती है? तो याद रखिए कि जांघ में पाई जाती है, जिसे हम लोग फीमर कहते हैं, जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। छोटी हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कान में, यानी कि जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, मानव शरीर में रक्त समूह ABO की खोज किसने की थी? सवाल को ध्यान में रखना है। सवाल कह रहा है कि मानव शरीर में रक्त समूहों की खोज किसने की थी? तो ये किए थे कार्ल लैंडस्टीनर ने, यानी कि जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 59 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? सवाल को ध्यान में रखना है कि विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 60 नंबर प्रश्न, मानव हृदय में कुल कितने कोष्ठ या फिर चेंबर होते हैं? बताना है कि मानव हृदय में कुल कितने कोष्ठ चेंबर होते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 6। तो आपको याद रखना है कि 4 चेंबर होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सवाल याद रखिए कि एक समान मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वो कितना होता है? तो आपको याद रखना है कि एक जो समान मनुष्य का रक्तचाप होता है वो 120/80 होता है। 61 नंबर प्रश्न है, क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सी धातु का परमाणु स्थित होता है? यह भी सवाल इंपॉर्टेंट है। बताना है क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सी धातु का परमाणु स्थित होता है? तो आपको याद रखना है कि मैग्नीशियम स्थित होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 62 नंबर प्रश्न है, इंसुलिन हार्मोन शरीर के किस अंग द्वारा स्रावित होता है? बताना है कि जो इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है वो किस अंग द्वारा स्रावित होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है यकृत, अग्नाशय, थायराइड या फिर गुर्दे से। तो आपको याद रखना है कि इसका जो स्रावित होता है वो होता है अग्नाशय से। अग्नाशय यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताना है कि मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी है? तो आपको याद रखना है कि यकृत हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं RBC का औसत जीवन काल कितने दिनों का होता है? आपको बताना है कि RBC का जो जीवन काल होता है वो कितने दिनों का होता है? तो ये होता है 120 दिनों का। तो देखिए राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी में है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 65 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन अनिवार्य भूमिका निभाता है? आपको सवाल पूछ रहा है आपसे कि रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन अनिवार्य भूमिका निभाता है? तो आपको याद रखना है कि विटामिन के निभाता है, यानी कि जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखना है कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो इसकी कमी से रतौंधी होता है। ये भी सवाल रिपीट किया जाता है। 66 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी का निर्माण वयस्क मानव में कहाँ होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताना है कि लाल रक्त कणिकाओं का आरबीसी का जो निर्माण होता है वो वयस्क मनुष्य में कहाँ होता है। तो आपको याद रखना है कि ये लाल अस्थि मज्जा में होता है, यानी कि जो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, डीएनए का द्विकुंडलित संरचना का प्रतिपादन किसने दिया था। सवाल को याद रखना है। सवाल कह रहा है कि डीएनए का जो द्विकुंडलित संरचना है वो डीएनए कुंडली का संरचना है का प्रतिपादन किसने किया था। तो आपको याद रखना है कि ये किए थे J.D. वाटसन और F.H.C. क्रिक ने, यानी कि जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। याद रखिए कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, कब की थी, तो 1665 में। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, कोशिका की खोज कब की थी, तो 1665 में। 68 नंबर प्रश्न है लाइसोसोम की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताना है कि लाइसोसोम की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो आपको याद रखना है कि ये किए थे CD डुबे, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, बताना है कि प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो आपको याद रखना है कि ये किए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि रिक्टस बीमारी से शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है। सवाल कह रहा है कि रिक्टस बीमारी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। ऑप्शन है त्वचा, आँख, हड्डी या फिर फेफड़ा। तो आपको याद रखना है कि हड्डियाँ प्रभावित होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 71 नंबर प्रश्न है मानव शरीर की आपातकालीन ग्रंथि किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सवाल क्या कह रहा है कि मानव शरीर का जो आपातकालीन ग्रंथि है वो किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि एड्रीनल ग्रंथि को कहा जाता है। एड्रीनल ग्रंथि, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। 72 नंबर प्रश्न है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। सवाल को ध्यान में रखना है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि माइक्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 73 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 73 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है तंत्रिका तंत्र की मूलभूत कार्यात्मक इकाई क्या है। सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। सवाल कह रहा है कि तंत्रिका तंत्र की मूलभूत कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं। इकाई मतलब इकाई क्या है। तो आपको याद रखना है कि ये न्यूरॉन हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है सर्वदाता रक्त समूह कौन सा माना जाता है। सवाल कह रहा है कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा माना जाता है। तो याद रखिए कि O नेगेटिव को माना जाता है। राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है मानव शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी कौन सी है। सवाल आपसे पूछ रहा है कि मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है। ऑप्शन में है स्टेप्स, फीमर, टिबिया या फिर ह्यूमरस। तो आपको याद रखना है कि राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी और मजबूत भी हड्डी है, जो कि जांघ की हड्डी को कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 76 नंबर प्रश्न है पौधा में मृदा से जल और खनिजों का संवहन किस ऊतक द्वारा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताना है कि पौधा में जो मृदा और जल और खनिज का जो संवहन होता है वो किस ऊतक द्वारा होता है। तो आपको याद रखना है कि ये जाइलम के द्वारा होता है, जाइलम ऊतक के द्वारा होता है, यानी कि जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है मनुष्य के समान रक्तचाप का मान कितना होता है। अभी मैंने इसका उत्तर ऊपर में बताया था कि मनुष्य का समान रक्तचाप मान कितना होता है। तो मैंने बताया था कि 120/80 होता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है लार में कौन सा पाचक एंजाइम पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताना है कि लार में कौन सा पाचक एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन है पेप्सिन, टाइलिन, ट्रिप्सिन या फिर रेनिन। तो आपको याद रखना है कि टाइलिन पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
79 नंबर प्रश्न है, मानव गुर्दों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताना है कि मानव गुर्दों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है। ऑप्शन है न्यूरॉन, नेफ्रॉन, साइटोन या फिर लुक-हॉक हेनेल। तो आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेफ्रॉन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, अनुवांशिक का जनक किसे कहा जाता है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, बताना है कि अनुवांशिक का जनक किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है ग्रेगर जोहान मेंडल को, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग गणित का 10 प्रश्न देखने वाले हैं। चलिए 81 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि इतना इतना का एलसीएम, यानी कि 12, 18, 24 का एलसीएम क्या होगा। तो इसको आप लोग एलसीएम निकालिएगा, तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो ऐसे करके आप लोग एलसीएम निकाल लीजिए। देखिए 12, 18, 24 ऐसे कर लीजिए और इसको एलसीएम निकाल लीजिए। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 72, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 82 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि वस्तु को इतना में खरीदकर इतना में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत आपसे पूछ रहा है। तो लाभ प्रतिशत आपको निकालना होगा। तो यहाँ पे आपको लाभ प्रतिशत इसको आप लोग निकालिएगा, तो इसका जो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर हाँ 25%, 25% का इसमें प्रॉफिट होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, यदि ए बी अनुपात इतना तो बी इतना है, तो ए बी सी का आपसे मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8, 12, 15 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग सॉल्व कीजिएगा। 85 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 250 का इतना परसेंट कितना होगा। आपको बताना है कितना का जो 20% आपसे पूछ रहा है कि कितना होगा। तो इतना का आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। चलिए अब आपको बताना है 86 नंबर प्रश्न, कितना का राशि का 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पे आप लोग इसका साधारण ब्याज का दर 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। चलिए 87 नंबर प्रश्न है, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ चलते हुए खंभे को कितने समय में पार करेगी। टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आ चुका है। सवाल कह रहा है कि 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलते हुए खंभे को कितने समय में पार करेगी। तो ये पार करेगी कितने समय में, तो सबसे पहले चाल बराबर आपको इसके अंदर निकालना होगा। तो इसको सॉल्व करके जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, 6.67 सेकेंड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। ये तो सिंपल प्रश्न है, बताना है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। तो औसत बराबर आपको इसको निकाल देना है, औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों का संख्या हो जाएगा और इसको सॉल्व कीजिएगा। जितना भी अंक है उससे आप लोग डिवाइड कर दीजिएगा। राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 89 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए 89 नंबर प्रश्न है, ए किसी काम को 10 दिन तथा बी किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है तो दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। ए किसी काम को 10 दिन में तथा बी उसी काम को 15 दिन में, तो दोनों मिलकर उसी काम को 6 दिन में पूरा करेगा। राइट आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 90 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में भी मिस्टेक हो चुका है, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है तो इसको रहने देते हैं, चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। 90 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 16 के वर्गमूल और 4 के वर्गों का गुणनफल क्या होगा। तो इसका आप लोग गुणनफल कीजिएगा तो आ जाएगा 64। राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे रीजनिंग का प्रश्न आ चुका है, तो बताना है कि श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यह तो सिंपल प्रश्न है, श्रेणी में लुप्त संख्या क्या है। तो यहाँ पे लुप्त संख्या आपको कैसे निकालना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 में 4 जोड़िएगा तो कितना आएगा 6, और फिर 6 में 6 जोड़िएगा तो कितना आएगा 12, और फिर 12 में 8 जोड़िएगा तो 20 आ जाएगा। इसी तरीके से आप लोग आगे जोड़ते जाइएगा तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 42। 92 नंबर प्रश्न है,
विषम विकल्प को चुनिए। तो यहाँ पे ये तो सिंपल प्रश्न है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आलू हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है विषम महीने को चुनिए। तो ये भी प्रश्न सिंपल है और इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी है, सवाल इस टाइप का पूछा जाएगा। तो विषम यहाँ पे सिर्फ एक ही होगा, अप्रैल में 30 दिन का महीना होता है, बाकी सभी में 31 दिन का महीना होता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अप्रैल, इसमें 30 दिन का महीना होता है। चलिए 94 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि एप्पल को बी क्यू की एम एफ लिखा जाता है, तो मैंगो को उसी सांकेतिक भाषा में क्या लिखा जाएगा? तो ये लिखा जाएगा NBOHP, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है ए बी का भाई है, सी ए की माता है, डी सी का पिता है, तो ए का डी से क्या संबंध है? तो यहाँ पे ए बी का भाई है, सी ए की माता है, डी सी का पिता है, तो ए का डी से क्या संबंध है? तो इसका संबंध हो जाएगा हाँ नाती या फिर पौत्र हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं कि एक पंक्ति में मोहन का स्थान बाएं से 15वां, दाएं से 20वां पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो सिंपल प्रश्न है, सवाल कह रहा है कि एक पंक्ति में मोहन के स्थान बाएं से 15वें और दाएं से 20वां है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो पंक्ति में टोटल 34 व्यक्ति हो जाएंगे। 34 कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। 97 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, जिस प्रकार भारत का संबंध नई दिल्ली से उसी प्रकार जापान का संबंध क्या है? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली और जापान का हो जाएगा टोक्यो। तो टोक्यो देखो कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर बी में है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 98 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला अक्षर क्या होगा? तो ए बी सी डी ई एफ। यहाँ पे आप लोग बढ़ते जाइए तो ओ का जो हो जाएगा, देखिए सबसे पहले यहाँ पे ए बी सी यानी कि +2 +3 +4 +5 +6 ऐसे करके आप लोग आगे बढ़िएगा, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यू, ध्यान में रखिएगा। 99 नंबर प्रश्न है घड़ी में 3 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच कितनी डिग्री का कोण बनता है? सवाल क्या कह रहा है कि घड़ी में 3 बजे घंटे और मिनट की सुइयां के बीच कितनी डिग्री का कोण बनता है? तो आपको याद रखना है कि 90 डिग्री का कोण बनता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब हमारा लास्ट प्रश्न आ चुका है। सवाल कह रहा है कि राम उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, वो अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? सवाल को 1 से 2 बार पढ़िए, समझ में आ जाएगा। सवाल कह रहा है कि राम उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं मुड़ता है, फिर 3 किलोमीटर चलता है, वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? तो ये उत्तर पूर्व दिशा में हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोगों ने 100 क्वेश्चन का पूरा सेट कंप्लीट कर लिया है। तो आप लोग अपना स्कोर कमेंट कीजिए कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन का आंसर राइट दिया है। और क्लास को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए।